है तो मैं ऑफिशिएटिंग चेयरमैन के नाते भी काम कर रहा हूँ। इस पूरे मामले में सरकार के जवाब पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। एक बार फिर अदालत ने नाराजगी जताई है। अदालत कहां की? दिल्ली की। दिल्ली की हाईकोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि एक ऐसा इदारा जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग इदारा है, और जाहिर सी बात है कि इस इदारे से मुल्क में रहने वाले तमाम जो माइनॉरिटीज़ हैं, जिसमें मुसलमान हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, इन तमाम की मसाइल की नुमाइंदगी, इनकी बेहतरी के लिए इक़दाम किए जाते हैं। लेकिन क्या आप इस बात को जानकर हैरान नहीं होंगे कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ यानी कौमी अक़लियती कमीशन अभी इन दिनों अल्लाह के भरोसे चल रहा है, यानी इसका अल्लाह ही मालिक है। पिछले 9 महीने से इस इदारे में चेयरमैन नहीं है। आज खास तौर से इसी मौजू पर खबर खास में गुफ्तगू होगी कि हालात कैसे हैं, क्यों चेयरमैन नहीं है, इसके पीछे वजूहात क्या बताई जा रही हैं और कैसे इतने दिनों तक काम चल रहा है। पहले 4 अहम खबरें। तो खबर खास में आज पहली जो 4 अहम खबरें हैं वो यही हैं कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने अपनी न सिर्फ ये कि उन्होंने हुंकार भरी है, बल्कि एसडीओ ऑफिस पहुंचकर हल्दिया में उन्होंने नंदीग्राम असेंबली हलके के लिए उम्मीदवारी का पर्चा भी भर दिया है, दाखिल कर दिया है। हालांकि ममता बनर्जी की ये रिवायती सीट नहीं रही है, वो भवानीपुर से इंतखाब लड़ती हैं, लेकिन चूंकि शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी में कभी ममता बनर्जी के काफी खासम खास हुआ करते थे और उन्होंने पाला बदला, वो बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने ये चैलेंज दिया कि अगर ममता बनर्जी यहां से यानी नंदीग्राम से चुनाव लड़ती हैं तो शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को 50,000 से ज्यादा वोटों से हरा देंगे। इस बात को लेकर ममता बनर्जी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इसीलिए शायद ममता बनर्जी के बारे में जो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं वो ये कहते हैं कि ममता बनर्जी फ्रंट फुट से खेलती हैं, हमेशा वो पॉलिटिक्स, ऑफेंसिव पॉलिटिक्स करती हैं। अब देखना यह होगा कि 2 मई को नतीजे क्या बताते हैं। बहरहाल दूसरी खबर है उत्तराखंड से। दूसरी खबर उत्तराखंड में सीएम का एक नया चेहरा सामने आ गया है। तीरथ सिंह रावत वहां वजीर आला बनाए गए हैं। हालांकि वहां 4 साल पूरे होने वाले ही थे पहले वजीर आला के त्रिवेंद्र सिंह रावत के, लेकिन उन्हें आला कमान से जो उन्हें हिदायत मिली, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक रोज कबल ही दिल्ली से लौटने के बाद वो गवर्नर से मिले, उन्हें इस्तीफा सौंपा और आज वहां सुबह आज दिन में जो लेजिस्लेटिव पार्टी की बैठक हुई देहरादून, उसके बाद जो नाम सामने आया वो है तीरथ सिंह रावत। तो तीरथ सिंह रावत ने आज वजारत आला का ओहदा ले लिया है और हलफ बर्दारी उनकी हो गई है। तीसरी अहम खबर कटिहार से है। दरअसल आप देख रहे हैं कटिहार में यहां क्या कुछ हुआ है। तीसरी खबर देखिए, नीचे की दाहिनी तरफ की खबर, कटिहार में यह सदर अस्पताल का एक मंजर है और यहां हुआ यह कि सदर अस्पताल में 2 गुट, यानी कि एक ही बताया जा रहा है कि एक ही खानदान के हैं, किसी बात पर दोनों में कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए कि 2 गुट आपस में इस तरह से भिड़ गए कि घर के लोग ही, एक दूसरे को जानने वाले लोग ही एक दूसरे पर हमलावर हो गए। और मामला क्या था? दरअसल कटिहार के सदर अस्पताल में एक कैदी की जो इलाज जिसका चल रहा था, उस कैदी की मौत हो गई थी और उस कैदी को वहां लेने के लिए अस्पताल उनके जानने वाले लोग पहुंचे थे। तो मोहम्मद हनीफ के घर वाले सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां पर डेड बॉडी को छूने और उसे लेने के नाम पर कोई ऐसी बात हो गई जिसके नतीजे में एक दूसरे से लोग गुत्थम गुत्था हो गए और जमकर वहां पर मारपीट हुई। और इस दौरान हालांकि जो जेल से जो पुलिस का अमला जो डेड बॉडी लेकर आया था वो और सिक्योरिटी गार्ड्स वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कुछ ना कहना ही मुनासिब समझा। चौथी खबर देखिए, नीचे में जो बाईं तरफ की खबर है, इस खबर में आप ये देख पाएंगे कि किस तरह से जब पावर किसी के पास आ जाता है तो उसका रोब वो कैसे झाड़ता है। यह खबर अहमदाबाद से है। बिना मास्क पहने बीजेपी के एमएलए आपको नजर आ रहे हैं, उनका नाम है प्रदीप परमार।
ये जो सफेद शर्ट में हैं उनके चेहरे पर मास्क नहीं है, वो बीजेपी के एमएलए हैं। गुजरात में भी कोरोना के केसेस काफी बढ़ गए हैं, खासतौर से अहमदाबाद में। आप उस तस्वीर में देखिए कि आसपास मौजूद ज्यादातर लोगों के चेहरों पर मास्क है, लेकिन वो एमएलए साहब हैं। शायद कोरोना को उनसे डर लगता है, इसलिए उन्होंने मास्क नहीं पहन रखा है। और वहां पर ट्रैफिक को ठीक ठाक ढंग से चलाने के लिए जो गाड़ियों की टोइंग होती है, यानी उन्हें उठाकर यहां से वहां कहीं ट्रैफिक पुलिस ले जाती है ताकि सड़क पर गाड़ियां खड़ी ना रहें, ऐसे ही एक मामले में जो एमएलए साहब हैं उन्हें पुलिस की ये हरकत या पुलिस का ये एक्शन उन्हें नागवार गुजरा। और उन्होंने ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ, जो उम्र में उनसे बड़े हैं, उनके साथ किस तरह का रवैया अख्तियार किया वो आप तस्वीरों में देखिए। इतना ही नहीं, बाकायदा उनका नाम पूछा गया, उनका बकल नंबर लिया गया और उनके पुलिस के सीनियर अफसर को फोन लगाया गया। अब आगे क्या हुआ होगा ये हम आपको बाद में कभी बताएंगे। तो ये थी 4 अहम खबरें। जो माइनॉरिटी कमीशन का असल काम है वो यही है कि मामलात को कंसर्न सरकारों तक रिकमेंडेशन के तौर पर बनाकर भेजना। यहाँ चूंकि अभी कमीशन में चेयरमैन नहीं है तो मैं ऑफिशिएटिंग चेयरमैन के नाते भी काम कर रहा हूँ। इस पूरे मामले में सरकार के जवाब पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। और अब आपको बताते हैं एक ऐसा इदारा जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जमहूरियत में, हिंदुस्तान में जितने भी माइनॉरिटीज रहते हैं उनकी मसाइल की, उनकी नुमाइंदगी करने वाला इदारा, जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, यानी कौमी अक़लियती कमीशन। यह कमीशन, इसकी हालत इतनी खस्ता हो गई है कि बताया नहीं जा सकता। इस कमीशन का चेयरमैन पिछले 9 महीने से नहीं है और इसमें कुल 7 मेंबर्स होते हैं, लेकिन मौजूदा हालत यह है कि इस बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर है। अब वो एक अकेला मेंबर जो है वो ये समझ नहीं पा रहा है कि वो खुद को मेंबर कहे या वो खुद को कौमी अक़लियती कमीशन का नायब चेयरमैन कहे, वो खुद को मुसलमानों का नुमाइंदा बताए, वो ईसाइयों का नुमाइंदा बताए, वो खुद को जैन का नुमाइंदा बताए, पारसी का नुमाइंदा बताए, या फिर ये कि वो सिखों का नुमाइंदा बताए। सवाल यह है कि आखिर ऐसे हालात पैदा कैसे हो गए? क्या जो सरकारी महकमे के तहत, जिस वजारत के तहत यह आता है, क्या वहां तक खबर नहीं है? क्या जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं, क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है उसमें पिछले 9 महीनों से चेयरमैन ही नहीं है? अब आप समझ सकते हैं कि जिस इदारे में चेयरमैन ना हो, जिस इदारे में 7 में से 6 मेंबर्स ना हो, वहां उस इदारे की जिम्मेदारी, उस इदारे का काम कैसे चलता होगा। और जिन माइनॉरिटीज का, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे मसाइल के हल के लिए, हमारे मसाइल की नुमाइंदगी के लिए, हमारे मसाइल के लिए एक बॉडी है जो हुकूमत तक हमारी बातों को पहुंचाती है, क्या उनके मसाइल हल हो पाएंगे? ऐसे कई मामले हैं जिस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल होने के लिए खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं जॉन दयाल, जो सेक्रेटरी जनरल हैं ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल के। चूंकि हम नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नॉट ओनली फॉर माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने इन्हें भी मेहमान के तौर पर बुलाया है। हमारे साथ हैं सारिका जैन, जो बीजेपी के लीडर हैं, और हमारे साथ मशकूर उस्मानी जुड़ेंगे, कांग्रेस लीडर, और खुर्रम शहजाद हमारे नुमाइंदा हैं जिन्होंने इसको कवर किया है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले खुर्रम, मैं आपके पास आना चाहूंगा और यह जानना चाहूंगा कि ये हालात यहां तक पहुंचे कैसे? विशाल, देखिए, कहीं ना कहीं पिछले साल जो कोरोना आया और उसके बाद जिस तरीके से तमाम काम काज ठप होते चले गए, लेकिन इसमें लापरवाही की बात तो ज़रूर ही माननी पड़ेगी, क्योंकि अब अगर देखें कौमी अक़लियती कमीशन है, अगर उसे कहा जाए वो राम भरोसे नहीं तो बल्कि आतिफ रशीद जो वाइस चेयरमैन है, एक्टिंग चेयरमैन है, उनके भरोसे ही चल रहा है। हालांकि उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने कई सूबाई रियासतों का दौरा किया और आगे भी करने वाले हैं, लेकिन इस सब के बीच उन्होंने ये भी कहा कि 1700 केसेस हमारे पास पिछले एक साल में आए हैं, उसमें से तकरीबन 1300 केसेस उन्होंने हल किए हैं और हाल फिलहाल में वो एक मोबाइल ऐप भी लाने जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों से अगर आगे बढ़कर देखें तो पिछले 9 माह से कमीशन का चेयरमैन नहीं है। जो साबिक चेयरमैन थे गैरुल हसन रिजवी,
वो 25 मई को एक तरह उनका टर्म पूरा हो गया था और उसके बाद उन्हीं के साथ 4 मेंबर्स जो अलग अलग कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे वो भी उनका भी टर्म पूरा हो गया था। तो इस तरीके से 5 मेंबर्स और चेयरमैन एक साथ उनका टर्म पूरा हुआ और उसके बाद 2 मेंबर बचे, क्योंकि टोटल 7 मेंबर्स होते हैं। उसमें से मंजीत सिंह राय उनको वाइस चेयरमैन बनाया गया, एक्टिंग चेयरमैन की जिम्मेदारी निभाते रहे और फिर वो भी 25 अक्टूबर को वो भी उनका भी टर्म पूरा हो गया और अब सिर्फ आतिफ रशीद के भरोसे पूरा कमीशन चल रहा है। तो ये तमाम हालात हैं। मेरा सवाल ये है कि आखिर चेयरमैन की वहां पर तकर्रुरी नहीं हुई है तो इसकी वजह क्या है? जिम्मेदारी किसकी है, किस बॉडी की है कि वहां चेयरमैन की तकर्रुरी हो, वहां पर तमाम के तमाम 7 मेंबर्स मौजूद हों ताकि तमाम माइनॉरिटीज की नुमाइंदगी हो सके? देखिए, वजारत को ही करना होता है, क्योंकि वजारत अक़लियती उमूर वो अपनी तरफ से नामों को भेजता है और पीएमओ से तकर्रुरी होती है। सीधे तौर पर यही प्रोसेस है। ये प्रोसेस नहीं अपनाया गया, चाहे उसके पीछे कोई भी वजह रही हो। अभी ये बात जब दिल्ली हाई कोर्ट में उठाई गई तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने ये कहा कि एक्ट में ऐसी कोई बात नहीं है कि इसको टाइम बाउंड में हम बताएं कि कब तक हम तश्कील 9 कौमी अक़लियती कमीशन की करेंगे, जिस पर अदालत ने नाराजगी जताई और कहा कि 1 हफ्ते के अंदर आप हमें बताइए कि कितने वक्त में तमाम जो 6 के 6 असामियां हैं, जो वैकेंसीज हैं, उन पर अराकीन के तौर पर कौमी अक़लियती कमीशन तो 1 हफ्ते में अदालत ने जवाब मांगा है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्यों इतनी लापरवाही है और कैसे आखिर माइनॉरिटीज की हुकूक की पासदारी हो सकेगी? उनके जो अधिकार हैं, माइनॉरिटीज के मसाइल, उनके समस्याएं, उनके समस्याओं के समाधान के लिए एक बॉडी, जब 9 महीने से तमाम माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन ही वहां नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ जॉन दयाल है, जैसे मैंने पहले बताया सेक्रेटरी जनरल हैं ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल के। जॉन दयाल साहब, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, लेकिन वहां सिर्फ 7 में से 1 बंदा फिलवक्त मेंबर है जो नायब चेयरमैन भी है। कैसे मुमकिन होगा इस सबसे बड़े जमहूरी मुल्क के माइनॉरिटीज के मसाइल की नुमाइंदगी कैसे हो पाएगी? क्यों ऐसे हालात बन रहे हैं? आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे को बुलाया। पहले एक करेक्शन कर दूं, मैं 2014 तक 1998 से लेकर 2014 तक ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल का सेक्रेटरी जनरल था और नेशनल एजुकेशन काउंसिल का भी मेंबर था। तो मैं भूतपूर्व सेक्रेटरी जनरल हूँ जी, तो क्योंकि सफाई सच हमेशा सामने आना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। मगर जब से नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज बना है, तकरीबन कह सकते हैं, मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है और इसकी यूजफुलनेस या इसका फेलियर मैंने पिछले, आप कह सकते हैं, 30 साल से ज्यादा से इसको देखा है। तो पहला जो मेरा है कि इसका जरूरत तो है मगर इसका असर कोई नहीं है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या वीपी सिंह हो या कोई हो। इसके नुमाइंदे, इसके चेयरमैन, और चेयरमैन सिर्फ तलोचन सिंह को छोड़ के जो सरदार थे, सारे चेयरमैन मुसलमान थे। सारे के सारे चेयरमैन तकरीबन या तो सियासत से जुड़े हुए थे या इक्का दुक्का रिटायर्ड थे। अफसरान थे। एक ही सिर्फ प्रोफेसर था जो प्रोफेसर महमूद साहब, ताहिर महमूद जी, ताहिर महमूद साहब। ईसाई नुमाइंदे भी कहाँ से आते हैं सिर्फ पता नहीं लगता। एक पुलिस वाला था, कोई था, जेम्स मैसी एक थे, उनको छोड़ के बाकी सभी नुमाइंदे ऐसे थे जिन्होंने शायद कौम या मिल्लत के लिए कख नहीं किया। तो इसका कौम से क्या नाता है, कौम की क्या फारसा कर सकते हैं, या ये ना होके कि कौम के ऊपर क्या दुख दर्द है सरकार को बताएं। ये सरकार के पीआरओ बन के कौम में काम करते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि जो कानून ने इनको हक दिए हैं उनको भी ठीक से नहीं लेते हैं। हर प्रांत में एक माइनॉरिटीज कमीशन होना चाहिए, मगर ज्यादातर प्रांत में नहीं है, या है ज्यादातर सूबों में अगर है भी तो इसी तरह है, किसी के 1 मेंबर गायब है, किसी के 2 मेंबर गायब है। यहाँ पर इतने दिनों से सदर गायब है, ईसाई मेंबर रिटायर हो गया, सरदार मेंबर रिटायर हो गया। क्या वजह है? सरकार को क्या कोई इन कौमों में अपना चहेता भी नहीं मिला क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। सरकार क्या मौके की ढूंढ रही है? तो यहाँ पे बात कोई मोदी साहब को कोई उनकी तौहीन या उनसे गुस्सा इजहार करने की बात नहीं है, मगर ये साबित करता है कि सरकार की नजर में, सरकार के नुक्ता नजर में जी, ये माइनॉरिटीज कमीशन का क्या वजूद है।
सरकार की नजर में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का वजूद या उसकी जरूरत शायद ना के बराबर है, या नियत में क्या है पता नहीं। जॉन दयाल ये सवाल उठा रहे हैं। सारिका जैन हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी की लीडर हैं। सारिका, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज जिसमें सिख, मुसलमान, जैन, पारसी, बौद्ध ऐसे तमाम माइनॉरिटीज उसके अंडर आते हैं। देश के बाहर से माइनॉरिटीज को हिंदुस्तान में लाने के लिए, उन्हें शहरियत देने के लिए तो कानून बन जाता है, लेकिन देश के अंदर के माइनॉरिटीज के हालचाल के लिए, उनकी बेहतरी के लिए जो बॉडी है उसमें 9 महीने से चेयरमैन नहीं होता है। क्या वजह? देखिए, मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने मुझे मेरा कुछ सजेशंस लेने के लिए बुलाया। और मैं जॉन साहब जी को बोलना चाहती हूँ, उन्होंने बोला कि सरकार की नीयत में कुछ खराबी है, इस वजह से शायद कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। मैं इनको बोलना चाहती हूँ कि अभी कोरोना काल इतना भयंकर जो हमारा काल गया है, उसमें बहुत सारे डिसीजन अभी लेने बाकी हैं। और ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक आयोग का कोई किसी को नियुक्त नहीं किया जाएगा, वो सब प्रोसेसिंग चल रही है और जल्द से जल्द इसका भी निष्कर्ष निकाला जाएगा। और जैसे कि अल्पसंख्यक समाज होता है, बौद्ध हो गए, ईसाई हो गए, जैन हो गए, पारसी हो गए, क्रिश्चियन हो गए, तो बाहर के देशों में भी उन पर बहुत प्रताड़नाएं की जाती है और उनको भी सुरक्षित तरीके से हम भारत में ला सके, वो भी प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से निभाई है, आप सबने देखा ही है। तो ये ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भेदभाव हो रहा है या कोई पार्शियलिटी हो रही है, एक प्रक्रिया होती है, उसके अंतर्गत जो भी निर्णय लिया जाएगा और वो जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। तो इसमें कोई भेदभाव वाली राजनीति नहीं है। पारसी, जैन, ईसाई, बौद्ध या मोहम्मदन, किसी को भी इसमें शामिल किया जाएगा। जॉन दयाल साहब, कुछ कहना है आपको? आप जवाब से मुतमईन हो गए? बीजेपी की अभिनेत्री हैं, नेत्री हैं, उन्होंने ये जवाब दिया है। नहीं, मैंने सुन लिया उनकी बात को ठीक से। मैं कोई मोदी साहब को मैंने पहले कहा कि इस सरकार को मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूं, और इसके अंदर कोरोना का कोई ताल्लुक नहीं है। और काम नहीं होते कि इस काल में नहीं हो रहे हैं क्या? सब काम हो रहे हैं। तो ये जो रिटायर हो रहे हैं, टर्म खत्म हो रही है, तो 6 महीने पहले जब अपॉइंट करते हैं उसी दिन पता लग जाता है कि कब कौन रिटायर होगा। और उसके लिए एप्लीकेशन आते हैं, लोग पंपिंग करते हैं, अपने दोस्तों से कहलवाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, मंत्रियों के पास जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि कोरोना काल में काम नहीं हुआ, हर छोटी मोटी चीजों से लेकर। और फिर कोरोना काल में अभी इंतखाबात जब हो सकते हैं, चुनाव हो सकते हैं, पंचायती चुनाव, रियासतों के चुनाव, बड़ी बड़ी रैलियां हो सकती है, रैलियों में हजारों लाखों की भीड़ का दावा किया जा सकता है। तो फिर कोरोना में सिर्फ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का ही खतरा है? नहीं, तो मैं छोटी सी बात और कह रहा हूं। मैं किसी सरकार के ऊपर नहीं तोहमत दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये कमीशन बना दिए हैं सारे, और नेशनल कमीशन माइनॉरिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन नहीं है, सिर्फ स्टैट्यूटरी कमीशन है। इसके सिर्फ रिकमेंडेटरी पावर्स है, और ये यूजुअली पॉलिटिकल हैज बीन से या यूजफुल लोगों से भरा होता है। कॉम का इससे कोई रीजन नहीं है, मगर तब भी खाना पूर्ति के लिए भी है तो सही, कुछ करना है तो सही। खाना पूर्ति के लिए से है तो सही, लेकिन खाना पूर्ति मतलब अगर किस कुर्सी के 4 टांगों में से 3 टांगे हटा दी जाएं तो वो कुर्सी का भला क्या इस्तेमाल रह जाएगा? मशकूर उस्मानी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस लीडर। मशकूर, जमहूरी मुल्क, दुनिया का सबसे बड़ा, सबका साथ सबका विकास के दावे वादे, सवाल यहां पर यह है कि माइनॉरिटीज के हुकूक के लिए, उनकी बेहतरी के लिए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज कायम तो है, 9 महीने से ना तो चेयरमैन है ना पूरे के पूरे मेंबर हैं। हालात फिलहाल ये हैं कि सिर्फ 1 मेंबर है जहां 7 होने चाहिए चेयरमैन मिलाकर, सिर्फ 1। क्यों? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो चेयरमैन गयूर साहब थे, वो उनका कार्यकाल मई के आखिर हफ्ते में खत्म हो गया, और उसके बाद जो एक्टिंग चेयरमैन हुए, उसमें जो वाइस चेयरमैन थे उनका भी टेन्योर खत्म हो गया। इस तरह से करके लगभग आप समझ लीजिए कि अगस्त सितंबर तक तमाम लोगों का जो टेन्योर था वो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के अंदर खत्म हो गया। और जानबूझकर मुझे ऐसा लगता है कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को पूरी तरह से जो इनके मेंबरान होने चाहिए, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से होने चाहिए, ज्यूज से, पारसी से और मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी से होना चाहिए, उन मेंबर्स को अभी तक जानबूझ के नहीं डाला गया है। और ये एक अच्छा मैसेज नहीं है। देखिए, नॉर्मली जो सरकारें होती हैं, उस सरकार के जानने वाले लोग, उनके करीबी लोग, वही लोग बैठते हैं
वही लोग बैठते हैं। नॉर्मली यही होता है। देखिए, ऐसा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, उनसे बता दे, देखिए जो स्वाभाविक बात है उसको आप माने, ठीक है, वो नॉर्मली आप ही के लोग बैठेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक इंटरनेशनली एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है, चूंकि जो भी कमीशंस हैं, चाहे वो ओबीसी कमीशन हो, चाहे वो SC/ST कमीशन हो, चाहे वो वुमेन्स कमीशन हो, तमाम कमीशन जो है वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू अपने यहां कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए हैं। जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को हम मानते हैं, जो हमारा देश मानता है, उसके थ्रू हमने उसको संविधान में जगह दी है। लेकिन सारिका जैन कुछ कहना चाह रही हैं, उनके पास इसको लेके कोई जवाब है। सारिका क्या कहना चाह रही हैं, आप बताइए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे भाई साहब अभी बोल रहे हैं कि मैं ये कहना चाहता बनाया जा रहा है, ये एक अच्छा बात कर रहे हैं। जैन भी है, पारसी भी है, बौद्ध भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, मुस्लिम भी है, तो उनमें से किसी को भी लाया जा सकता है। इसमें तो कोई ये दो राय नहीं है कि आप किसी मुस्लिम नेता को ही लेकर आओगी उसके पद पर। ऐसा किसी ने बोला ही नहीं ना, ऐसा तो किसी ने नहीं बोला यहाँ पर। भाई साहब ने बोला है कि उनका नाम आया था, उनका नाम आगे नहीं किया गया। ये तो माइनॉरिटी है, किसी को भी लाया जा सकता है। उसमें कोई भाई कौन लाएगा? मशकूर, आप जवाब दीजिए। जी जी जी, बिल्कुल, हम यही कह रहे हैं, किसी को भी लाया जाता है। गयूर साहब जब उनका टेन्योर कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद जो एक्टिंग चेयरमैन थे वो कोई मुस्लिम नहीं थे। आपको बता दें मैडम, आपको जानकारी नहीं है, एक ही जाति को आपको जानकारी नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से लोग तो वहां होने चाहिए ना। मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने ही लोगों को बिठाओगे, जो लोग आपके करीबी लोग हैं, आपको उनको बैठाने में पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। 7 लोगों की जो कमेटी होनी चाहिए नेशनल लेवल पे, उसमें एक व्यक्ति है, सिर्फ वही मेंबर है, वही वाइस चेयरमैन है, वही सब कुछ है। इस तरह से फिर वही बात चल रही है कुछ और आप कर रही हैं कुछ। मैं बोल रहा हूं कि आपकी जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है वो उसके साथ के साथ मेंबर होनी चाहिए, एक चेयरमैन होना चाहिए, उसमें कोई सीट दी ही नहीं जाती है। हमारी बात है, हमारी पार्टी सोनिया जी, अरे भाई आप सत्ता में हो, सोनिया जी को छोड़ो, हम लोग विपक्ष में हैं। सोनिया जी को तो आदरणीय सोनिया जी और हम तमाम लोग विपक्ष में हैं। सोनिया जी को आपकी सत्ता है, नहीं, लेकिन मशकूर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसा अभी जॉन दयाल साहब कह रहे हैं कि ज्यादातर मौके पे जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का जो चेयरमैन है वो ज्यादातर मुसलमान ही रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है सारिका जी कि ये तो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री को तय करना है। कौन है मिनिस्टर इस वक्त? अभी कोई कांग्रेस का तो मिनिस्टर है नहीं, तो आप अपनी पार्टी के बड़े नेता से, जो आपकी पार्टी के मिनिस्टर भी हैं, उनसे आप कह के ये बात करवा दीजिए। लेकिन नहीं होने का मतलब, अगर हो तो मुसलमान नहीं हो, कोई भी हो, लेकिन ना हो उससे तो बेहतर है कि कोई हो। 15 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है, 15 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है और ये कहा है कि जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए। कोई जान पहचान वाले ही आएंगे, तो ये तो कहना गलत है। ऐसा हमारी पार्टी में बिल्कुल भी नहीं होता है। अध्यक्ष हमारे अभी बिल्कुल नीचे तबके का भी अध्यक्ष बन जाता है और सबसे ऊपर परिवारवाद नहीं चलता। आपको मालूम नहीं है? एक मिनट, जॉन दयाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। जॉन दयाल साहब जो एक्स सेक्रेटरी जनरल हैं ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल के, जॉन दयाल साहब जी। नहीं देखिए, मैं 2 छोटी बातें करता हूँ। जैसे कि किसी ने ठीक ही कहा है, भारतवर्ष और बाकी देश भी जो यूनाइटेड नेशंस चार्टर को मानते हैं, ये कोई यूनाइटेड नेशंस के प्रेशर में नहीं लगा है, ये इंटरनल प्रेशर में ही था। और पुराने जमाने में भी नेहरू के बाद सोचा गया था, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है। ठीक है, ये है स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, ये सिर्फ राय दे सकती है। इनकी राय को सरकारों को ऊपर काम करे ना करे, ये रद्दी में डालते हैं, उनकी मर्जी है। मगर जो मैं कह रहा था, टोकनिज्म ही सही, मगर टोकनिज्म भी करना तो चाहिए ना, ये कह रहा हूं मैं। और मैं ये कह रहा हूं कि सरकार में भी ऐसी बात नहीं है भाजपा में मुसलमान नहीं है, बहुत है, बहुत मुसलमान है। किसी को अपॉइंट कर दीजिए आप। ईसाई भी भाजपा में बहुत है, नहीं सर, मैं फिर भी आपकी बात और जैन और सरदार और हिंदू तो बहुत है ही, अपॉइंट तो कीजिए ना। ये पार्टी से लड़ाई नहीं है, ये सरकारी जो प्रक्रिया चल रही है। एक को टारगेट करके मत चलिए ना, अल्पसंख्यक में सभी लोग आते हैं,
आप एक को टारगेट करके मत चलिए कि आप मुस्लिम को रखिए, हिंदू को रखिए, जैन को रखिए। टारगेट कौन कर रहा है, सवाल यहाँ पर ये है ना, करना किसे है? अभी भाई साहब ने बोला है कि मुस्लिम किसे करना है? आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है। ये नहीं होता। माइनॉरिटीज कमीशन में हिंदू सिर्फ 1 या 2 जा सकते हैं। आपको सरदार की सीट सरदार से ही भरनी पड़ेगी, ईसाई की सीट ईसाई से ही भरनी पड़ेगी। अरे कौन कह रहा है कि मुस्लिम को रखिए, कि हिंदू को रखिए, कि जैन को रखिए? बात यहां हो रही है कि आप नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को पूरा कीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, आप सब ने अपना वक्त दिया। मुझे लगता है कि सारिका जैन साहबा ने भी इस मामले को अच्छी तरह से समझ लिया है, और जैसा वो बार बार कह रही हैं कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि इस पर काम भी होता है। उम्मीद करना चाहिए कि 9 महीने ये ऐसा पीरियड है कि बहुत सारी चीजें तैयार हो चुकी होती हैं, शायद नाम और लिस्ट भी तैयार हो चुकी होगी। आदाब, शुक्रिया। जो चीज जितनी अहम होती है